टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग और टाइप्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन या मोड्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, या इसको हम दूसरे तरह से भी पढ़ सकते हैं, कौन कौन से मीडिएटर्स हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशंस के। तो मुख्यतया 4 तरीके हैं सेल सिग्नलिंग के, और सेल सिग्नलिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितनी दूरी पर जाके उन्हें ट्रांसमिट होना है। तो डिस्टेंस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन है। तो ये जो 4 तरीके हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट होने के, वो पहला है हार्मोनल, दूसरा है न्यूरोनल, और तीसरा है लोकल मीडिएटर्स, और चौथा जो तरीका है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम पहले तरीकों को लेते हैं जो हार्मोनल सिग्नलिंग है। और हार्मोनल सिग्नलिंग जो है 2 में डिवाइड कर लिया गया है, ये ए है और ये बी है। ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग है और दूसरा है न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो है वो ट्रेडिशनल वे है हार्मोन ट्रांसपोर्ट का, जो एक जगह सिंथेसाइज होता है और डिस्टेंट प्लेस पर जाके उसका साइट ऑफ एक्शन होता है। और ये जो हार्मोन्स एंडोक्राइन सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं। और यही तरीका प्लांट सेल्स में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं यूज करके उसमें जो सेल सैप है प्लांट सेल्स में, जो सेंट्रल वैक्यूल है वो सेल सैप कंटेन करती है, तो उसके थ्रू हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और जहां पर सिंथेसिस हार्मोन की होती है वहां से दूरी पर जाके इसका साइट ऑफ एक्शन होता है। जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं हार्मोनल सिग्नलिंग में वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, वो लंबे समय तक के लिए होते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से ये टारगेट सेल है। जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है उसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी में प्रोड्यूस होता है और उसका साइट ऑफ एक्शन ओवरी में न होके वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो डेवलप कराता है और मेंटेन कराता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो हार्मोनल सिग्नलिंग का जो दूसरा तरीका है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है। इसमें जो हार्मोन की सिंथेसिस होगी वो एंडोक्राइन सेल्स में न होके इसमें नर्व सेल के अंदर हार्मोन की सिंथेसिस होगी, इसीलिए इसको न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो नर्व सेल ये एक न्यूरॉन है, इसमें सिंथेसिस होगी, ये एक्शंस है और इसमें जो है ये न्यूरो हार्मोन है और ये आएगा फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्मोनल सिग्नलिंग जो है वो थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम ही परफॉर्म होगी और डिस्टेंट प्लेस होगा, दूरी पर जाएंगे। इनके टारगेट्स जो हैं वो दूर होते हैं और ये इनके थ्रू जो है अपने हार्मोन्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं न्यूरोएंडोक्राइन सिग्नलिंग में, ये हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है उसमें इन हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है और वो न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं। ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं वो एक्शंस के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं और जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तब सिग्नल मिलता है, तब ये हार्मोन्स जाके रिलीज होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं। जो दूसरा तरीका है सिग्नलिंग का वो है न्यूरोनल सिग्नलिंग। न्यूरोनल मतलब इसमें जैसे नर्व सेल इन्वॉल्व है और उसका एक टारगेट सेल होगा। तो नर्व सेल में जो सिंथेसिस होगी जिन मॉलिक्यूल्स को की उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाएगा, ये एक्शन है। और ये टारगेट सेल है जो रिमोट पर रहेगा, दूरी पर रहेगा। इसमें सेल सेल का इंटरैक्शन होगा। ये उसी तरह से है जैसे हम टेलीफोन कॉल किसी को करते हैं, एक कॉल करने वाला होता है और दूसरा रिसीव करने वाला होता है, बीच में कोई और तीसरा नहीं होता है। तो ये एक तरह से प्राइवेट लाइन है, उस प्राइवेट लाइन के थ्रू ये एक्शन है। ये टारगेट सेल सीधे आया और ये सिनेप्स है। सिनेप्स जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक नर्व सेल होती है और दूसरा टारगेट सेल होती है। तो टारगेट सेल जो है वो एक दूसरा नर्व सेल हो सकता है, वो मसल सेल हो सकता है या वो ग्लैंड सेल हो सकता है जो सेक्रेशन का काम करता है। और इन दोनों के जंक्शन पर ये केमिकल रिलीज होगा जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाएगा और यही जो है सिग्नल मॉलिक्यूल है और ये रिसेप्टर इसको रिसीव करेंगे सेल्स और फिर ये सेल के अंदर जाएगा। तो इसको कहते हैं केमिकल सिनेप्स और इस तरह की सिग्नलिंग को सिनेप्टिक सिग्नलिंग भी कहते हैं। जो तीसरा तरीका है मोड ऑफ सिग्नलिंग का वो है लोकल मीडिएटर्स। अब लोकल मीडिएटर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैरा के मतलब होता है बिसाइड, जस्ट बगल में। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे और ये अपने बगल वाले सेल को, ये भी हो सकता है यहाँ पर भी कोई दूसरा सेल हो सकता है, उसको ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हैं ट्रांसमिट होंगे। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल से जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा और तब जाके वो अपने नेबरिंग सेल को जाएगा। तो एक डिफरेंस है न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग में कि न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग में सेल सेल का कांटेक्ट,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं जा रहे हैं, जबकि पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहे हैं, फिर जाके अपने अगल बगल वाले सेल को जा रहे हैं। तो ये खास डिफरेंस है। ये मॉलिक्यूल्स, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये दोनों शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और ये न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग भी जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं यूज करता है। पैराक्राइन सिग्नल्स शॉर्ट डिस्टेंस पर जाते हैं। लोकल मीडिएटर्स में जो दूसरा तरीका होगा वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का होगा। ऑटो के मतलब होता है सेल्फ, ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो खुद को ही प्रभावित करें, जो खुद को सिग्नल दें। तो इस तरह की सिग्नलिंग को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। और ये बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है इम्यून सिस्टम में। आप जानते हैं कि जब बॉडी को कहीं से एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है, बाहर के एंटीजेंस आते हैं तो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है। इसमें जो इम्यून सिस्टम के कुछ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उस एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से एक सिग्नल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं, जिससे वो टी लिम्फोसाइट्स अपने नंबर को बहुत बढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है, वो ग्रोथ फैक्टर कभी कभी बहुत ज्यादा सेक्रेट होने लगता है और इस टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को बहुत बढ़ा देता है, और इतना अधिक बढ़ा देता है कि वो कैंसरस होने लगता है। उनके नंबर अब्रप्टली बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब इनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कैंसरस सेल्स हो जाते हैं, तो ये कैंसरस सेल्स खुद ही ग्रोथ फैक्टर फिर सेक्रेट करने लगते हैं, जिससे कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन, डिवीजन बहुत फास्ट होकर इनके नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर ये जो चौथा तरीका है सेल सिग्नलिंग का, वो है सेल सेल का डायरेक्ट कांटेक्ट। जो दो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ये सेल सेल कांटेक्ट जो है मोस्ट इंटीमेट है और बहुत शॉर्ट ही डिस्टेंस का, सबसे कम डिस्टेंस का ये कनेक्शन होता है, क्योंकि दो सेल बहुत नजदीक होते हैं। इसमें जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होती हैं, और दूसरे सेल की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं और मेम्ब्रेन से बाहर भी, आउटसाइड भी ये प्रोजेक्ट करते हैं। जब ये मेम्ब्रेन से बाहर प्रोजेक्ट करेंगे तो दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी वही लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होंगी। तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है रिसेप्टर का काम करेंगे, एक सिग्नल का काम करेगा और दूसरा रिसेप्टर का काम करेगा। तो सेल सेल कांटेक्ट के द्वारा भी इस तरह से मेम्ब्रेन के थ्रू भी सिग्नलिंग होती है। जो इसमें और दूसरा तरीका होता है सेल सेल कांटेक्ट के द्वारा सिग्नलिंग का, वो होता है गैप जंक्शंस के द्वारा। जब दो सेल के बीच में गैप जंक्शंस बनते हैं। गैप जंक्शंस कैसे बनते हैं? गैप जंक्शन देखिए, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो 6 कनेक्शंस जो हैं असेंबल होती है इस तरह से, और वो कनेक्शन बनाती हैं। एक सेल में कनेक्शन ऐसे बनेगा और दूसरे सेल में भी कनेक्शन बनेगा, और ये कनेक्शंस जो हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी प्रोजेक्ट करती हैं। तो एक सेल का कनेक्शन जब दूसरे सेल के कनेक्शन से इस तरह से मिलेगा तो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है प्रोजेक्ट करती हैं, और दोनों के कनेक्शंस एक दूसरे से टैली कर जाते हैं। और दोनों कनेक्शंस के बीच में चैनल का फॉर्मेशन होता है, जिसे एक सेल के साइटोप्लाज्म का जो भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो जाते हैं। सेल सेल कांटेक्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सिग्नलिंग है और गैप जंक्शन की सिग्नलिंग, ये तीनों प्लांट सेल्स में नहीं मिलती हैं। तो गैप जंक्शंस का एक अल्टरनेट होता है प्लांट्स में, और वो होता है एक स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मोडेस्माटा। वो प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल्स को कनेक्ट करते हैं, और उन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दोनों प्लांट सेल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं।